हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्दिष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करेंगे। यानी हम निर्दिष्ट समीकरण की मदद से एक सूत्र स्थापित करेंगे जिस सूत्र द्वारा हम साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकें। तो यहाँ हम एक सेल लिए हुए हैं, डैनियल सेल, जिसमें जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। छड़ों को आपस में चालक तार के माध्यम से और विलयन को आपस में लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है। तो जोड़ने पे इस इलेक्ट्रोड निकाय पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है और ये जिंक आयन विलयन में चला जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जिंक आयन में परिवर्तित हुआ और ये विलयन में चला गया। और यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसी छड़ पे जमा होने लगेंगे। तो इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इस कारण यहाँ पे सेल पे ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड निकाय में अपचयन अभिक्रिया हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा। तो विलयन में जो कॉपर आयन है वो छड़ के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके कॉपर में चेंज हो जाएगा और ये कॉपर छड़ पे जमा होने लगेगा, यानी कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन के संयोग से कॉपर में चेंज हुआ और ये छड़ पे जमा होने लगा। और चूँकि यहाँ पे जो कॉपर आयन है वो कॉपर में चेंज होने के लिए इलेक्ट्रॉन इस छड़ से ले रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इस कारण यहाँ पे जो है धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रोडों पे विभव उत्पन्न हो रहा है, तो यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा और जिस विभवांतर को हम इस वोल्ट मीटर की सहायता से माप सकते हैं और ये सेल विभव कहलाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेल का कुछ सेल विभव ज्ञात हो जाएगा इस अभिक्रिया में। तो हम जब देख रहे हैं कि जिंक आयन में चेंज होगा तो विलयन में जिंक आयन की सांद्रता जो है बढ़ने लगेगी और यहाँ से कॉपर आयन जो है विलयन से जा रहा है और इस पर कॉपर में चेंज होकर जमा हो जा रहा है, तो विलयन में कॉपर आयन की सांद्रता जो है अब घटने लगेगी। तो इस तरीके से जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और कॉपर आयन की सांद्रता घटती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विलयन में जिंक आयन इतने अधिक हो जाएंगे कि अब और अधिक जिंक आयन जिंक की छड़ से विलयन में नहीं आ सकेंगे। और इसी तरीके से कॉपर आयन की सांद्रता विलयन में इतनी घट जाएगी कि अब और अधिक कॉपर आयन इस विलयन से छड़ पे नहीं जा सकेंगे। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो जिंक आयन है और जो कॉपर आयन है इनकी सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में हम जो देखेंगे कि ये जो इस सेल में जो भी धातु के आयन है परमाणु उपस्थित हैं उनकी सांद्रता स्थिर हो जाएगी, यानी साम्य अवस्था इस अभिक्रिया में स्थापित हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो गई है और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब और अधिक जिंक आयन में परिवर्तित होना बंद हो जाएंगे, तो यानी अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के त्याग से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही थी अब वो अधिकता नहीं होगी, यानी यहाँ पे अब ऋणात्मक विभव उत्पन्न होना समाप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से जब कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही थी उस कमी से यहाँ पे धनात्मक विभव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब अब कॉपर आयन कॉपर में चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे भी धनात्मक विभव उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो जब दोनों सेलों पे विभव उत्पन्न होना बंद हो जाएगा तो दोनों सेलों के बीच का जो विभवांतर होगा वो अब शून्य हो जाएगा, तो यानी अब सेल का जो विभव होगा वो भी शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साम्य अवस्था स्थापित होने पे सेल विभव शून्य हो जाएगा। तो इस घटना को हम कहते हैं सेल का लघुपतित होना या सेल का बंद होना। अभी तक ये घटना को हमने जिंक कॉपर सेल के लिए देखा। अब एक हम सामान्य सेल लेंगे, तो उस सामान्य सेल की जो सेल अभिक्रिया है मानते हैं कि ये है जिसमें ए और बी दो पदार्थ हैं जो एन इलेक्ट्रॉनों का सही मतलब ए के मोलों की संख्या स्मॉल है और बी के मोलों की संख्या स्मॉल बी है और ये एन मोल इलेक्ट्रॉनों का संयोग करके सी और डी में बदल जा रहे हैं जिनके मोलों की संख्या स्मॉल सी और स्मॉल डी है। तो यदि इस सेल को लघुपतित कर दिया जाए यानी शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए तो यहाँ पे भी वही तो कंडीशन होगी कि इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी और जो सेल का सेल विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, यानी ई सेल 0 हो जाएगा। तो चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि साम्य अवस्था स्थापित हुई है तो इस अभिक्रिया के लिए हम साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं
और केसी का मान जो है वो बराबर होगा अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता बटे में अभिकारकों की सांद्रता के। तो यहाँ पे उत्पाद हैं सी और डी, तो सी और डी की सांद्रता लिखेंगे और उनके मोलों की संख्या को सी और डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी को उनके घात के रूप में लिखेंगे। और नीचे अभिकारक की सांद्रता लिखना है, यानी ए और बी की सांद्रता, और ए और स्मॉल बी को इनके घात के रूप में लिख देंगे। अब इस अभिक्रिया के लिए हम निर्नष्ट समीकरण लिखेंगे। तो निर्नष्ट समीकरण में लॉग के साथ ऊपर अपचयित अवस्था को लिखा जाता है और नीचे ऑक्सीकृत अवस्था को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों का संयोग हो रहा है, यानी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो अपचयन अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे अपचयित अवस्था कहते हैं, और उसे अपचयन के पहले जो अपचयन की अभिक्रिया के पहले के पदार्थ को ऑक्सीकृत अवस्था में माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम सेल का निर्नष्ट समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग आधार 10। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर अपचयित अवस्था की सांद्रता यानी COD की सांद्रता लिखे हुए हैं और नीचे ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। तो जब साम्य अवस्था स्थापित होगी तो जो सेल का विभव है 0 हो जाएगा। सेल का विभव 0 हो गया है और जो ये सांद्रताएं हैं अब साम्य अवस्था पर सांद्रताओं के बराबर होंगी। तो यहाँ पे EQ लिखा हुआ है, EQ मतलब इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था यहाँ पे स्थापित हुई। तो साम्य अवस्था पे अब इनकी सांद्रताएं ली गई हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि ये जो मान होता है ये साम्य स्थिरांक Kc के बराबर होता है, तो यहाँ हम Kc लिख देंगे और ये 0 ही है। फिर जब इसको इस साइड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बटे NF लॉग आधार 10 Kc। यदि अब हम ताप को 298 केल्विन ले लें, यानी ये कमरे का सामान्य ताप है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ताप इतना लिए हैं और हमें गैस नियतांक R का मान पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है और फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 कूलम्ब। तो इस मान को हम जब रखेंगे तो हमें पता है आ जाएगा 0.059 बटे में n का मान हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि n हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग होगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे भाग में है, तो इस साइड भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा ई नॉट के साथ, और ये गुणे में है तो इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे इसके साथ भाग में हो गया है ई नॉट के साथ। तो ये और फिर अगर हम लॉग को इस साइड भेजेंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज रहता है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग आधार 10 n ई नॉट सेल बटे में 0.059, ये मतलब बराबर हो गया साम्य स्थिरांक के बराबर। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निर्नष्ट समीकरण की मदद से हम एक सूत्र स्थापित किए हैं जिसकी मदद से हम Kc का मान ज्ञात कर सकेंगे।